आपको बता दें, अब चौपहिया वाहन मालिक और इनकम टैक्स पेयर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन की दुकान से मुफ्त राशन नहीं ले सकते। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने परिवहन विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, जिसमें परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त चौपहिया वाहन मालिकों के आधार कार्ड का ब्यौरा मांगा गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। घर में एसी लगी है, महंगी कार भी है और टैक्स भी भर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबों का राशन डकार रहे हैं। जी हाँ, अब प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपात्र लोगों के नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है। खाद्य सुरक्षा के जिन लाभार्थियों के पास 4 व्हीलर है, उनके नाम सूची से हटेंगे। इसी के साथ आय करदाता को भी NFSA की सूची से बाहर किया जाएगा। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर चौपहिया वाहन चालकों और आय करदाताओं का ब्यौरा मांगा है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभी गरीबों के गेहूं में घुन का काम अपात्र लोग कर रहे हैं। इनको बाहर करने के लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स विभाग को लिखा गया जो इस योजना में लाभ ले रहे हैं, जैसे जिसका 4 व्हीलर हैं, तो 4 व्हीलर है उनकी सूची मंगानी हमने शुरू करी है। 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हमारा प्रयास है जल्दी उस सूची से बाहर किया जाए। और हो सकता है कि यदि स्वतः नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का जो प्रावधान है उसका भी हम उपयोग कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, ताकि वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर सावंत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ट्रैक्टर, वाणिज्य वाहनों को छोड़कर अन्य चौपहिया वाहन मालिकों को अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। सावंत ने परिवहन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा से राज्य के 4 व्हीलर वाहन मालिकों के नाम और उनके आधार नंबर की सूची मांगी है। NFSA में कौन होगा अपात्र? ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य आय करदाता है, परिवार में कोई 1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है, परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त शासी संस्थाओं में अधिकारी कर्मचारी, आय करदाता चौपहिया वाहन धारक है तो अपात्र है, कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अधिक है तो अपात्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का या आवासीय परिसर है तो अपात्र, नगर निगम, नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़कर 1000 वर्ग फीट के आवासीय और व्यवसायिक परिसर परिवार के नाम है तो अपात्र माने जाएंगे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 4 करोड़ 46 लाख में से अब तक 3 करोड़ 52 लाख ने eKYC करवाई है। eKYC के बाद स्थिति साफ होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जुड़ा हुआ है, लेकिन गेहूं कई महीनों से नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। पर ये भी एक विषय सत्य है कि देश में जिस तरह गरीबी रेखा से लोग बाहर हुए हैं पिछले सालों में, तो ये संख्या जरूर कम होनी चाहिए। और जैसे हमें लग भी रहा है, जिस तरह अभी 436 जो ऐड हुए हैं 446 में से, उसमें मात्र 3 करोड़ 52 लाख लोगों ने ही अभी तक eKYC कराया है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसको राशन उपलब्ध हो, ये हमारा प्रयास है। मूल भावना ये है कि उसमें राशन हो। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन 13.9 लाख में से परीक्षण के बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। गोदारा ने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है। बहरहाल सरकार के पास अपात्र लोगों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े होने की शिकायतें पहुंच रही थी। इनके इस योजना से जुड़े होने के चलते पात्र लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार ये कदम उठाया है।
ताकि अपात्रों के नाम सूची से हटाकर पात्र लोगों की जोड़े जाए, ताकि वो सरकार की योजना का लाभ उठा सके, क्योंकि सरकारी योजनाओं में अपात्र ही जरूरतमंदों से हक छीन लेते हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बोरवेल के लिए नया कानून लागू किया गया है, जिसमें खुले बोरवेल से दुर्घटना पर एफआईआर और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जमीन मालिक और ड्रिलिंग एजेंसी से वसूली होगी। नए बोरवेल कानून में एफआईआर, पुरस्कार और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की ये नई प्लानिंग दरअसल खुले बोरवेल में हो रहे लगातार हादसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नया कानून काम करेगा और इसके अनुसार खुला बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर के साथ ही 25,000 जुर्माना लगेगा। रेस्क्यू के दौरान होने वाला खर्चा भी बोरवेल मालिक से वसूला जाएगा। बताया ये जा रहा है कि सरकार और प्रशासन की लगातार समझाइश के बाद भी लोग बोरवेल करवाकर उसे खुला छोड़ रहे हैं। नतीजतन बच्चे इसमें दफन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हादसे रोकने के लिए अब मोहन यादव सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। खुला बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए मध्य प्रदेश में नया कानून लागू कर दिया गया है। हालांकि ऐसे हादसे रोकने के लिए एफआईआर जैसी कार्रवाई होती रही है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छात्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि छात्रों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। छात्रों के मामलों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू होने वाला है। 9 सितंबर से डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा और उसके लिए सभी जिलों के चयनित गांवों में डिजिटल सर्वे किया जाएगा। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कई जिलों का चयन किया है और उसके तहत धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम जिले का चयन किया गया है। चयनित जिलों के सभी गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। 7 सितंबर तक सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और प्रत्येक गांव में 20 सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें जल जीवन मिशन में ठेकेदार पदम चंद और महेश मित्तल की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली रिपोर्ट के बाद से अब बचे हुए इंजीनियर्स पर भी गाज गिरने वाली है। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार गौड़ ने 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को नोटिस थमाकर 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। आखिरकार ईडी के बाद राज्य सरकार कैसे कर रही है शिकंजा, देखिए इस खास रिपोर्ट। राजस्थान के जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के घोटाले में ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की। इस छापेमारी में बहुत से इंजीनियर्स बच गए, लेकिन अब जलदाय विभाग ऐसे इंजीनियर्स पर शिकंजा कसेगी जिन्होंने पदमचंद और महेश मित्तल के साथ मिली भगत कर करोड़ों के भ्रष्टाचार का खेल किया। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार गौड़ ने एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर 1 हुकुमचंद वर्मा, अलवर एसीई ललित करोल और जयपुर 2 चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा को नोटिस देकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब करने को कहा। सरकार ने तीनों ही अफसरों की कमेटी बनाकर क्रॉस रीजन से जांच करवाई थी। अब करीब 15 इंजीनियर्स को चार्जशीट मिल सकती है, लेकिन इसमें से कई इंजीनियर्स ऐसे हैं जिन्हें चार्जशीट से पहले ही प्रमोशन का तोहफा मिल गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 3 ऐसी गड़बड़ी जिसमें इंजीनियर्स की मिली भगत है। पहली, A&F सेशन, तकनीकी स्वीकृति, डिजाइन, निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, माप पुस्तिका समेत कई रिकॉर्ड गायब होने के बावजूद कार्यभार संभालने के बाद भी इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड चिन्हित नहीं किए, जिस कारण ऐसी चूक करने वाले इंजीनियर्स पर अब 16 CCA नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इंजीनियर्स के दफ्तरों से माप पुस्तिकाएं ही गायब हैं। बावजूद JEN से लेकर एक्सियन तक किसी ने इस विषय पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हैरानी की बात यह है कि एडिशनल CE अमिताभ शर्मा, ललित करोल और हुकुमचंद वर्मा ने कोई कार्रवाई की ही नहीं, जबकि ईडी, CBI छापे मार चुकी है। तीसरी गड़बड़ी,
कई इंजीनियर्स ने मिलीभगत कर फर्जी चालान बनाकर भुगतान किया और अनियमितताएं करने वाले इन इंजीनियर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। दोनों फर्मों की 10% जांच में 50 लाख का घपला सामने आया था, जिसमें श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म को पाइपलाइन बिछाए बिना ही 70 से 90% फर्जी भुगतान कर दिया गया था। वहीं मंत्री के रिश्तेदार ही फर्म डागर इंडस्ट्रीज, एल वैभव कास्टिंग, कृषि एग्रो के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए थे। ऐसे में अब इन इंजीनियर्स पर 16 CCA नियमों के तहत कार्रवाई होगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन में ईडी, सीबीआई और एसीबी के शिकंजे के बाद में अब जलदाय विभाग भी एक्शन में नजर आ रहा है। पीएचडी ने क्रॉस डिवीजन की जांच में 15 इंजीनियर्स को चार्जशीट थमाने की तैयारी कर ली है। कार्रवाई नहीं करने पर 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को नोटिस भी थमाया है। ये कार्रवाई इंजीनियर्स को 7 दिन के अंदर करनी होगी, लेकिन सवाल यही कि क्या इन 7 दिनों के अंदर कार्रवाई हो पाएगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। केंद्र की मोदी सरकार के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने का प्रतिबंध हटा लिया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने आज आदेश जारी कर 18 मार्च 1981 के परिपत्र को वापस ले लिया और उसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारी बेरोकटोक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन में शुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 वर्ष का होने जा रहा है। अगले साल विजयदशमी पर संघ की स्थापना को 100 साल हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आजादी के बाद से ही कई बार प्रतिबंध लगा, लेकिन हटा भी लिया गया। संघ पर 1948 में प्रतिबंध लगा। बाद में 1968 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दी। राज्य में भी कार्मिक विभाग ने 21 अप्रैल 1972, 1976 और 18 मार्च 1981 को सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी। इधर 56 वर्ष बाद केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा लिया और अब कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में शामिल होने की छूट दे दी। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों पर लगी पाबंदी के आदेश को हटा लिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि संघ राष्ट्रवादी और सकारात्मक सोच तथा देश के हित में सोचने, देश को सर्वोपरि मानने वाली संस्था है। ऐसी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह चुके हैं कि बीजेपी का कर्मचारियों का पार्टी से जोड़ने का प्रयास लेकिन सार्थक नहीं होंगे। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी है कि उन्हें संघ से दूर रहना चाहिए। विशु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।